हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप। बहुत सारे दोस्त मुझे यही चीज़ बोलते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में ज़्यादा वर्कलोड है और किस हॉस्पिटल में कम वर्कलोड है। तो इसी चीज़ के लिए मैं एक कंप्लीट ये वीडियो है, तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वर्कलोड कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है, कौन कौन से डिपार्टमेंट पे वर्कलोड ज़्यादा है और क्या फ़ायदा है ज़्यादा वर्कलोड वाले में काम करने का और क्या फ़ायदा है कम वर्कलोड वाले में काम करने का। और अगर आपको स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की बात करो तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस डिपार्टमेंट में आपको जाना चाहिए अगर आप कम काम करना चाहते हो, और अगर ज़्यादा करना चाहते हो तो किस में जाना चाहिए। तो सबकी अपने अपने बेनिफिट्स है, तो एक एक करके हर चीज़ की बात करेंगे। तो देखो, वर्कलोड हर हॉस्पिटल में मिलेगा। अगर ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल है, उसके ज़्यादा बेड है तो ज़्यादा बेड है तो ज़्यादा स्टाफ भी है उनके पास, लेकिन उसके बाद भी ज़्यादा वर्कलोड है। और अगर देखो आपको कम कम वाले में काम करना है तो फिर वही है कि उसका एक्सपीरियंस जो है ज़्यादा काउंट नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली जो स्टाफ है वो बाहर जाना चाहता है। जैसे अगर आप आयरलैंड की बात कर लो तो आयरलैंड जो है वो भी 200 से कम अगर किसी बेड का आपको हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है तो वो मतलब काउंटेबल नहीं होता, आपको वो मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस को मानते नहीं है। तो जितना ज़्यादा बेड उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस का फ़ायदा है ना, तो इसी तरीके से काम चलता है। तो अगर बेस्ट हॉस्पिटल जो उसकी बात करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, जैसे कि मैक्स हॉस्पिटल हो गया है ना, ये भी 500-600 बेड का है। ये भी NABH प्लस JCI है। फिर मेदांता हो गया, ये भी काफ़ी 500-600 बेड के आसपास है। यहाँ पे भी काम भी बहुत है और साथ में इसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। अगर आप देखोगे तो आपको दोनों तरह के हॉस्पिटल मिलेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है और एक हॉस्पिटल में जिसमें कम काम है। जैसे कि कोई हॉस्पिटल है जो 200 से कम बेड का है और एक हॉस्पिटल है जो 400-500 बेड का है। तो अभी अगर आप 400 वाले में जाते हो, 500 वाले में जाते हो, तो उसके फ़ायदे क्या है। तो उसके अगर फ़ायदे की बात करें, सबसे पहले तो NABH होगा, सेकेंडली वो JCI होगा। जो JCI हॉस्पिटल्स होते हैं, जो भी मतलब JCI की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, वो जो गाइडलाइन है वो मतलब इंटरनेशनल गाइडलाइन होती है। अगर आप बाहर भी जाते हो तो JCI को बहुत मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे लेते हैं कि हाँ भाई ये स्टाफ ने ऑलरेडी JCI में काम करा है, तो इसको सारे रूल्स रेगुलेशन सब पता है, तो इसके साथ ज़्यादा सरखपाई नहीं करनी पड़ती, तो इसलिए इस स्टाफ को पहले उठाओ। तो वही अगर यहाँ पे बात करें तो अगर आप मान लो आपने कोई मैक्स में काम करा है 1 साल, है ना, दूसरी साल आप किसी और हॉस्पिटल में जाते हो, किसी छोटे या बड़े वो मैटर नहीं करता, किसी में भी जाते हो, तो वो आपको सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे रखेंगे क्योंकि आपने बड़े हॉस्पिटल में और अच्छे इन्वायरमेंट में काम कर रखा है, तो इसलिए आपको वो जल्दी लेते हैं। और तीसरी चीज़ है, अगर आप कहीं और जाते हो, मान लो आपने मैक्स में मेडिकल ICU में काम कर रखा है, तो उसका अगर मेडिकल ICU में आपने 1 साल निकाल लिया, उसके बाद दुनिया में कहीं भी आप चले जाओ, आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि यार मुझे काम नहीं आता या मुझे मतलब आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि मैक्स का 1 साल और दूसरे हॉस्पिटल के 3 साल एक बराबर है ना। तो इतना आपको अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पे मिलता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग का दही कर देते हैं, आपको कितने कितने घंटे काम करना पड़ता है, ड्यूटी ख़त्म होने के बाद भी आपको 2-2 3-3 घंटे रुकना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जब आप निकलते हो ना वहाँ से 1 साल के बाद, तो आपको फुली आप पॉलिश्ड होके निकलते हो, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद अगर सैलरी की बात करें तो ऑब्वियसली मैक्स जो है बहुत अच्छी सैलरी देता है, 26 हज़ार रुपया देता है वो अपने फ्रेशर स्टाफ को भी। तो ये नहीं है कि जितना बड़ा हॉस्पिटल है उसका वो इतना ही ज़्यादा बिजी है, ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो कि हमेशा मतलब पूरा साल ही बिजी रहते हैं। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो बीच में कम बिजी होते हैं और बीच में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो हमेशा के लिए बिजी रहते हैं। तो अगर हम बिजी डिपार्टमेंट्स की बात करें कि अगर आप ऐसे वाले बंदे हो, अगर तो आप फ्रेशर हो या नए बंदे हो, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको वो डिपार्टमेंट में जाना चाहिए जो सबसे ज़्यादा बिजी होता है। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि अभी आप बिल्कुल फ्रेश हो और आपको कुछ पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है कि कितना बिजी होता है और कितना नहीं बिजी होता है। अगर मान लो आप फ्रेश हो और आप ऐसे वाले डिपार्टमेंट में चले गए हो, यहाँ पे आपको बहुत ही कम काम करने को मिला 2 साल, है ना, आपने 2 साल का एक्सपीरियंस तो ले लिया, लेकिन वो 2 साल आपके वेस्ट है अगर आप तीसरे साल मेडिकल ICU में जाते हो, क्योंकि वहाँ पे आप काम कर ही नहीं पाओगे चाहे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आपने 1 साल मेडिकल ICU में एज ए फ्रेशर काम कर लिया, दूसरी बार आपको चाहे उससे ज़्यादा काम वाले में भेजे चाहे कम वाले में भेजे, आपको कुछ फील नहीं होगा, आपको बिल्कुल नॉर्मल ही लगेगा, क्योंकि आपने एक बार बहुत ही गहरे समंदर से आप होके आ गए हो, तो इसलिए आपको फिर पानी से डर लगना बंद हो जाता है। तो यही सीन होता है इसका। अगर आप एक बार मेडिकल ICU में एज ए फ्रेशर काम कर लेते हो तो आपको कभी भी कहीं भी भेज दे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर ज़्यादा वर्कलोड वाले डिपार्टमेंट देखें तो एक होता है मेडिकल ICU, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। मेडिकल हो गया, न्यूरो ICU हो गया, और फिर वार्ड होगी, कुछ जनरल वार्ड जो होती है वो बहुत ज़्यादा बिजी है। यहाँ पे स्टाफ पेशेंट रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार
1:8, 1:9, 10, 11, 12, इवन मैंने 12 तक देखी हुई है। तो ऐसे वाला सीन भी हो जाता है कई बार, तो इसलिए ये जो डिपार्टमेंट है ये भी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। तो उसके बाद सेकंड टाइप के डिपार्टमेंट्स आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कम वर्कलोड होता है इसके मुकाबले। लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पे काम नहीं होता है, काम यहाँ पे भी बहुत होता है, लेकिन इतना हेक्टिक, इतना वर्कलोड आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा जितना मेडिकल या जनरल वार्ड्स वगैरह देखने में जनरल वार्ड्स वगैरह में देखने के लिए मिलता है। तो एक है कैथ लैब, जिसमें आपको ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बिजी नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो कुछ होती है लैब्स, जैसे कि अगर आप मैक्स में जाते हो यहाँ पे कार्डिक की लैब अलग है, दूसरी लैब न्यूरो की अलग है ना। हर डिपार्टमेंट की अलग अलग लैब होती है। तो यहाँ पे काम जो होता है आपको, मतलब एक केस करवाने होते हैं तो केस में आपको ज़्यादातर टाइम खड़े रहना पड़ता है, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा हेक्टिक ड्यूटी नहीं होती जैसे मेडिकल या वार्ड में आपको भागना पड़ता है इधर 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 इधर। तो यहाँ पे आपको बस एक जगह पे खड़े होना है, पेशेंट के पास ही रहना है, वहीं पे आपको खड़े खड़े के काम करने, तो इसलिए इतना ज़्यादा हेक्टिक वहाँ पे नहीं होगा। कुछ तो ऐसे हॉस्पिटल भी होते हैं यहाँ पे कई बार केस होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर केस नहीं हो रहा है तो आपको कहीं और पुल आउट कर देंगे, आपको वहीं पे अंदर ही रहना होता है, तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं आती है। अगर ओटी की बात करें तो ओटी में ये होता है कि कई बार आपको ऑन कॉल बुला लेते हैं, तब आपको दिक्कत हो सकती है। कई बार कोई लंबी ओटीज चलती है, जैसे कोई कार्डिक की मान लो MVR या CABG या ऐसा कोई भी प्रोसीजर होता है, ये लंबे टाइम तक चलता है। तो ऐसे वाले काम करने में आपको दिक्कत ज़रूर आती है, आपको खड़े रहना पड़ता है कितनी देर और असिस्ट करवाना पड़ता है। लेकिन एज़ कंपैरिजन अगर हम मेडिकल या वार्ड में देखें तो इतना ज़्यादा हेक्टिक, मतलब 10-10 पेशेंट का काम आपको नहीं करना पड़ता है। इसमें एक ही टाइम पे एक ही पेशेंट के लिए आपको बहुत सारा स्टाफ मिला होता है हेल्प के लिए, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत अगर देखा जाए तो इसमें भी नहीं आती है। सेम ही ऐसे कार्डिक ICU में होता है, जिसको हम CCU बोलते हैं। कई बार क्या होता है, गर्मियों में जो कार्डिक के पेशेंट कम हो जाते हैं, सर्दियों में बढ़ जाते हैं, तो इसका भी सीजनल वाइज है। कई बार तो बहुत ज़्यादा बिजी होगा, कई बार आपको थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा, है ना। तो इसका भी अलग अलग होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेडिकल ICU जो कांस्टेंट बिजी ही रहता है, आपको कभी भी फ्री नहीं मिलेगा। आप कभी भी चले जाओ, पूरे साल के अगर 365 दिन भी आप डेली जाके देखते हो तो आपको हमेशा ही बिजी मिलेंगे। उसके बाद सर्जिकल ICU होते हैं, या फिर पोस्ट ऑप होते हैं, प्री ऑप होते हैं, वहाँ पे भी आपको इतना बिजी नहीं मिलता। मतलब पेशेंट आता है तो उस टाइम पे ना तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, जस्ट पेशेंट को थोड़ा सेटल करना है, उसको मेडिसिन चल रही होती है, सब चीज़ें होती है। मतलब OT से ही सब प्रिपेयर होके आता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है। थोड़ी देर आपको अपने पास पेशेंट रखना होता है, 1-2 घंटे की ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आप उसको वापस शिफ्ट कर देते हो ICU में। तो फिर आगे का काम वो जाने ICU वाले कैसे भी करना है, तो मतलब वो करते रहे। लेकिन आप जो पोस्ट ऑप में, जो प्री ऑप में होते हो, आप इतना बिजी नहीं होते, क्योंकि आपको अपने ऊपर पेशेंट नहीं रखना है। अगर प्री ऑप में आया है तब भी उसको आपको आधा घंटा रखना है और OT में भेज देना है। पोस्ट ऑप में हो तो आपके पास पेशेंट आया है, आपको आधा घंटा रखा और भेज दिया। तो यहाँ पे भी इसलिए बहुत ज़्यादा बिजी नहीं हो। उसके बाद अगर CTVS की बात करी जाए तो CTVS में अगर मेदांता में जाओ तो वहाँ पे तो खैर बहुत मैंने देखा बिजी होता है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल है जो मैंने देखे हैं यहाँ पे इतना बिजी नहीं होता है। और CTVS में एक पेशेंट के पीछे आपको 2 स्टाफ मिलता है, तो मतलब हैंडल हो जाता है ना, इतनी आपको दिक्कत नहीं आती है। और क्योंकि रेशो वहाँ पे नहीं बढ़ती पेशेंट और स्टाफ की, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ और भी बहुत सारे स्टाफ है हेल्प करने के लिए, तो इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। उसके बाद LTU हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट, या दूसरे कोई किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, 1 या 2 स्टाफ को एक पेशेंट मिलता है। तो कुछ पीडियाट्रिक वार्ड्स भी होते हैं जो कि ज़्यादा बिजी नहीं जाती है। तो ऐसे वाले जो अगर डिपार्टमेंट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप कम हेक्टिक वाले डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप इन सारे डिपार्टमेंट को कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा हैवी या ज़्यादा हेक्टिक वाले में जाना है तो आप दूसरे वाले कंसीडर